हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का लेसन 8 पढ़ेंगे। ये चैप्टर पिछली यूनिट का ही पार्ट है। सिलेबस में आप देखोगे तो यूनिट 4 में दो मेजर टॉपिक्स गिवन हैं, नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज और इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। पिछले लेसन में हमने मल्टीपोलर वर्ल्ड, ग्लोबल फोरम्स और प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस को कवर कर लिया था। नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज, इसे हम इस लेसन में कवर करेंगे। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। इस वीडियो में आपका पूरा सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा। तो चलो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड से संबंधित मामलों के लिए एक संगठन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ट्रेड रिलेटेड नेगोशिएशंस इसी संस्था में होते हैं। पहले WTO को थोड़ा समझ लेते हैं। WTO जो है, ये एक वैश्विक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कानून बनाती है। द WTO इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स द रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। दो कंट्रीज के बीच बाइंग एंड सेलिंग रिलेटेड इंटरनेशनल रूल्स डिसाइड करने का काम WTO का है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्लोबल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड हो, और फ्री ट्रेड का मतलब है कि सारी कंट्रीज अपने इंपोर्ट टैरिफ्स को कम करें, और अगर उन्होंने किसी फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट पर बैन लगा रखा है तो उसे हटाएं। क्योंकि जब सरकार किसी और देश से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाएगी, टैक्सेस लगाएगी, तो सामान महंगा हो जाएगा और महंगे सामान बिकते कम हैं। प्लस अगर कोई कंट्री दूसरे देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगा देगी तो ग्लोबल ट्रेड नहीं हो पाएगा। इसीलिए WTO आस्क द कंट्रीज टू लोअर देयर इंपोर्ट टैक्सेस एंड रिमूव द बैन्स ऑन फॉरेन गुड्स। अभी के टाइम पे WTO में 166 मेंबर कंट्रीज हैं, और ये संस्था कोई भी नया नियम तभी बना सकती है जब सारी 166 कंट्रीज उस पर एग्री करें। एवरी सिंगल मेंबर कंट्री मस्ट एग्री बिफोर अ न्यू रूल इज पास्ड। अगर किसी एक कंट्री ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया तो वो डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए भारत के पास एक तरीके से कह लीजिए कि वीटो पावर है यहाँ पे। कोई डिसीजन अगर हमारे अगेंस्ट है या किसी पुअर कंट्री के अगेंस्ट है तो हम उसे रुकवा सकते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया WTO में कैसे नेगोशिएट करता है और क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए। कुछ PYQs इस टॉपिक से यहाँ पे देख सकते हो। क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड। विश्व व्यापार का जिक्र करते हुए WTO में भारत की बढ़ती हुई भूमिका पर चर्चा कीजिए। एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ इंडियाज ट्रेड नेगोशिएशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू WTO। WTO का जिक्र करते हुए ये बताना है कि भारत के लिए ट्रेड और नेगोशिएशंस को लेके क्या चुनौतियां हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहली नेगोशिएशन है हमारी एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी को लेके। अभी इंडियन गवर्नमेंट किसानों से गेहूं और चावल जैसी फसलें एक गारंटीड MSP पर खरीदती है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। भारी मात्रा में फसलें खरीदने के बाद गवर्नमेंट इसे स्टॉक करती है और उसे गरीबों को फ्रीली या चीप रेट पे दे देती है, राशन के रूप में। इसे PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। जो भारत सरकार गरीबों को फ्री में अनाज प्रोवाइड करती है वो पूरा इसी सिस्टम से चलता है। अब हमारी गवर्नमेंट के इस रूल से वेस्टर्न कंट्रीज बड़ी नाराज होती हैं, अमेरिका और यूरोप वगैरह। रिच कंट्रीज स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट टू दिस। दे से दैट इंडिया इज सब्सिडाइजिंग इट्स फार्मर्स टू मच। उनका तर्क ये है कि भाई भारत सरकार किसानों से फसलें खरीदती भी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देती है, सब्सिडीज भी देती है, और इसकी वजह से इंडियन फार्मर्स अपनी फसलें सस्ते में उगा पाते हैं। और जब ये सस्ता और हैविली सब्सिडाइज्ड अनाज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट होता है तो इसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। पर वेस्टर्न नेशंस को नुकसान होता है क्योंकि उनके फूड ग्रेन्स की प्राइसेस ज़्यादा होती है। इसे मार्केट डिस्टॉर्शन कहते हैं। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि इंडिया अपने MSP सिस्टम को रोके, पर भारत का पक्ष यह है कि भाई हम तो नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फार्मिंग जो है लोगों की जीवन और मृत्यु का सवाल है। लाखों लोग अपना जीवन यापन करने के लिए फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है। तो अगर सरकार उन्हें सब्सिडी नहीं देगी, फसलों के उचित मूल्य नहीं देगी, तो उनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में फार्मिंग जो है उनके लिए एक कॉरपोरेट बिजनेस होता है। कई कई हेक्टेयर्स जमीन होती है उनके पास, तो ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं वो लोग और एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मिंग इज़ अ कॉरपोरेट बिजनेस फॉर देम। अब WTO के नियम कहते हैं कि कोई भी कंट्री फार्मर्स को उनकी टोटल प्रोडक्शन वैल्यू पे सिर्फ 10% तक ही सब्सिडी दे सकती है, पर भारत सरकार इस लिमिट से बहुत ज़्यादा देती है। अब इससे डील करने के लिए इंडिया ने WTO में एक पीस क्लॉज नेगोशिएट किया हुआ है, तो हमें इस रूल में छूट दे दी गई है। इंडिया सक्सेसफुली नेगोशिएटेड अ पीस क्लॉज एट द WTO which legally protects India's rights to feed its poor citizens.
सेकंड नेगोशिएशन है मेडिसिन को लेके। डब्ल्यूटीओ का एक समझौता है जिसे ट्रिप्स कहते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये नियम कहता है कि जो भी फार्मा कंपनी किसी नई दवा की खोज करेगी उस पर उसका 20 साल का पेटेंट होगा, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगी। यानी उस मेडिसिन को बनाने और बेचने का राइट सिर्फ उसी कंपनी के पास होगा, कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता। इसकी वजह से मेडिसिन महंगी हो जाती है, क्योंकि जब उसे बनाने का अधिकार सिर्फ किसी एक ही कंपनी के पास है तो उसे वो फिर मनमाने दाम पे बेचेगी। पर इंडिया का स्टैंड ये है कि भाई हेल्थ को लग्जरी नहीं बनाया जाना चाहिए। कोई दवाई अगर सस्ते में बन सकती है तो उसे सस्ते में बेचो, या तो पेटेंट मत रखो, दूसरों को भी बनाने दो। अब कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी जान इसलिए थोड़ी चली जानी चाहिए कि दवाई महंगी थी, खरीद नहीं पाया। तो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हम जेनेरिक मेडिसिन बहुत सस्ते में बनाते हैं और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। वी मेक चीप जेनेरिक मेडिसिन फॉर पुअर कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। एक ब्रांडेड कंपनी की पैरासीटामॉल खरीदने जाओगे तो आपको 5 रुपए 10 रुपए की एक टेबलेट मिलेगी, पर वही चीज़ तुम जेनेरिक मेडिसिन स्टोर से या जन औषधि केंद्र से खरीदोगे तो 10-15 रुपए में पूरा पत्ता ही मिल जाता है। कोविड-19 में हमने डब्ल्यूटीओ में प्रेशर भी बनाया था कि जो नई वैक्सीन्स बन रही हैं, टेस्टिंग किट्स बन रही हैं, उन पे पेटेंट्स हटाया जाए, क्योंकि जब लोग वायरस से मर रहे हैं तो कंपनियों को अपना मुनाफा थोड़ी सोचना चाहिए। कोई नई वैक्सीन किसी कंपनी ने खोजी है तो उसका फॉर्मूला सबको बताओ। अगर उस पे किसी एक ही कंपनी का पेटेंट हो जाएगा तो वो उसे महंगे दाम पे बेचेगी, तो गरीब देश कैसे खरीद पाएंगे। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, इंडिया हैवीली प्रेशर्ड द डब्ल्यूटीओ टू रिमूव पेटेंट्स ऑन वैक्सीन्स सो दैट पुअर कंट्रीज कुड अफोर्ड देम। अगला सेक्शन, नेगोशिएशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा। बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह हैं। ये गैसेस हीट को पकड़ के रखती हैं। अगर एटमॉस्फेयर में इन गैसेस का लेवल बढ़ता रहा तो संतुलन बिगड़ जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर चेंज होगा और वेदर पैटर्न्स भी बदलेंगे। कभी एकदम से सूखा पड़ जाएगा, कभी एकदम से बाढ़ आ जाएगी, फसलें ठीक से नहीं उगेंगी, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि एसी भी फेल करने वाले हैं। जितना ज़्यादा डीजल, पेट्रोल और कोयले का इस्तेमाल होता रहेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। जितने जंगल कटेंगे उतनी ही हीट बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, कंजम्पशन उतना ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा। ऑलरेडी जो लिमिट थी वो हम क्रॉस कर चुके हैं। दुनिया के सबसे गर्म देशों में भारत का नाम है और ये सब इंसानों की करतूत के कारण है। इसे ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू द वर्ल्ड टुडे। अब क्लाइमेट चेंज को लेके इंडिया का जो स्टैंड है उसे CBDR प्रिंसिपल कहते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ग्लोबल क्लाइमेट मीटिंग्स में हम यही प्रिंसिपल सामने रखते हैं। इसमें कॉमन का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए समस्या है और सारे देश इससे प्रभावित होंगे। इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। और डिफरेंशिएटेड का अर्थ यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कंट्री की अलग अलग है। कैसे? इस पर इंडिया का आर्गुमेंट ये है कि भाई जो देश आज अमीर बने बैठे हैं, अमेरिका और यूके वगैरह, इन्होंने तो इतिहास में सबसे ज़्यादा कोयला और तेल का इस्तेमाल किया है। कई कई सालों तक तो इन्होंने कस के प्रदूषण मचाया है। दैट इज़ वाई पॉल्यूशन के लिए तो सबसे ज़्यादा ये अमीर देश जिम्मेदार हुए ना, बाकी दुनिया में तो इंडस्ट्रीज बाद में लगी। इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ तो अभी भी डेवलपिंग फेज़ में हैं। तो हम चीप फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उतना पैसा है ही नहीं हमारे पास कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो सके। इसीलिए रिच कंट्रीज की जिम्मेदारी ज़्यादा है। इन्हें बाकी देशों को पैसा देना चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी चाहिए, ताकि सारे कंट्रीज चीप फ्यूल्स का इस्तेमाल छोड़ के ग्रीन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो सकें। 2015 से पहले हमारा आर्गुमेंट डिफेंसिव ही रहा था। कोई एग्रीमेंट जिसमें हमें कोल का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा हो तो हम उस एग्रीमेंट को ही साइन नहीं करते थे। इंडिया जस्ट रिफ्यूज्ड टू साइन एनी एग्रीमेंट दैट फोर्स्ड इट टू स्टॉप यूजिंग कोल। पर 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ और इसमें हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। भारत ने कहा कि भाई अब हम कंप्लेन कब तक करते रहेंगे। इंडिया डिसाइडेड टू बिकम अ प्रोएक्टिव ग्लोबल लीडर इंस्टेड ऑफ जस्ट अ कंप्लेनर। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भारत ने यह पक्ष रखा कि हम अपने कार्बन एमिशंस को कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी अब भारत ग्लोबल लीडरशिप का प्रयास कर रहा है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की है। इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज को एक साथ लाया गया है जिनमें धूप अच्छी खासी होती है। और ये सब कंट्रीज अब ऑयल पे अपनी निर्भरता कम करके सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही हैं। इस अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। दूसरा, इंडिया ने मिशन लाइफ की भी शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक ग्लोबल मूवमेंट लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि क्लाइमेट चेंज को सिर्फ सरकारें अकेले नहीं रोक पाएंगी, लोगों को भी साथ देना होगा। अपनी डेली हैबिट्स में चेंज करना होगा। पानी बचाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, खाना बर्बाद ना करना, बच्चे कम पैदा करना, कंजम्पशन कम करना, इन सब पे लोगों को खुद ध्यान देना पड़ेगा, तभी इसे रोका जा सकता है। कुछ डोमेस्टिक टारगेट्स भी सेट किए हैं हमने अपने लिए। 2021 में ग्लासगो में COP26 की समिट थी। प्रधानमंत्री ने उसमें भारत के लिए 5 टारगेट्स अनाउंस किए थे। इन पांचों टारगेट्स को पंचामृत बोलते हैं। पहला टारगेट ये था कि 2030 तक हम अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक ले जाएंगे, यानी सोलर, विंड, न्यूक्लियर एनर्जी, इनका इस्तेमाल करके 500 गीगावाट की कैपेसिटी तक एनर्जी जनरेट की जाएगी। दूसरा टारगेट ये है कि 2030 तक भारत अपनी 50% एनर्जी ज़रूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा टारगेट, हम 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करेंगे। 2030 तक 45% कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस की जाएगी। और पांचवा टारगेट ये है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन अचीव कर लेंगे, यानी 2070 आते आते भारत न्यू ग्रीन हाउस गैसेस और पोल्यूटिंग गैसेस को एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ेगा, और जो निकलेंगी भी वो वापस एब्जॉर्व कर ली जाएंगी। अब क्लाइमेट की जो समस्या है, ये सिर्फ टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होगा। सरकारों से ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इसे तभी रोका जा सकता है जब लोग बच्चे कम पैदा करें और फालतू सेलिब्रिटीज़ को हमने जो भगवान बना रखा है उनको नकारना शुरू करें। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पैदा होंगे उतनी ही एक्स्ट्रा रोड बनानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्कूल की ज़रूरत होगी, ज़्यादा अन्न उगाना पड़ेगा। ये सब कहाँ से आएगा? ऊपर से तो बरसेगा नहीं, जंगल काटना पड़ेगा। तो जितनी पॉपुलेशन कम हो उतना ज़्यादा अच्छा। और दूसरी चीज़, जो हमने एक नंबर के घटिया लोगों को सेलिब्रिटी बना रखा है, ये क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। एक पूरा गांव मिलके उतना प्रदूषण नहीं करता होगा जितना एक सेलिब्रिटी अकेले कर देता है। तो इनको भाव देना बंद करो। क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। ये पैसे वाले लोग तो बाद में आएंगे। दुनिया के टॉप अरबपति और सेलिब्रिटीज अपने प्राइवेट जेट से एक साल में जितना कार्बन छोड़ते हैं, उतना प्रदूषण करने में एक आम आदमी को 300 साल लग जाएंगे। तो सबसे बड़े जिम्मेदार तो यही लोग हैं, नेता, बाबा, अरबपति, फालतू के नचनिए गवैये। टॉप 1% जो लोग हैं, इनको पकड़ के इनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पर ये सब बातें पब्लिक में नहीं एक्सपोज करी जाती। खैर, क्लाइमेट चेंज पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में लिखिए। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पूरी सीरीज़ यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ हमें बताइए कि आपको कितना समझ में आया और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे। बाकी नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ के जाना एक बार। एग्ज़ाम में आंसर लिखते वक्त 1 पेज इंट्रोडक्शन और 1 पेज कंक्लूजन ज़रूर डालना, और कोशिश करो कि चीज़ों को पॉइंट्स में लिखो। कॉपी जितनी क्लियर होगी उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। हौच पौच मचा दोगे तो नंबर कट जाएंगे। चलो, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.